जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान के जो अनुच्छेद है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भाग 1 यानी सबसे पहले हम लोग भाग 1 की बात करेंगे, फिर भाग 2 की बात करेंगे, फिर भाग 3 की बात करेंगे, फिर भाग 4 की बात करेंगे। ऐसे करके भाग भाई भाग हम लोग बात करेंगे। समझ में आया? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में आज हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? देखिए, हमारे भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी है बाबू? तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 है। अगर हम लोग वही बात करें कि भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है, तो भागों की संख्या 22 है। यानी भाग का मतलब समझिए लेसन, और लेसन का मतलब समझिए चैप्टर। चैप्टर समझते हैं ना, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, तो वही चैप्टर ही को कहा गया है लेसन, और लेसन को ही कहा गया है भाग। तो भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो 22 भाग यहाँ पर हमारे संविधान में दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, अनुच्छेद कितना? 395। अनुसूची कितना? तो 12। मतलब कि हम लोग बात करेंगे कि जो अनुसूची के अलावे भाग कितना होता है, तो 22 भाग होता है। लेकिन जब संविधान बन रहा था ना, तो उस समय हमारा संविधान में मतलब कि कितने अनुसूची था? तो 8 ही अनुसूची था। तो हम लोग सबसे पहले बात, अनुसूची को तो हम पढ़ा दिए हैं, आप पिछले वाला वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। देखिए, भाग 1 में हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता क्या है तनी समझिएगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है बाबू? राज्यों का संघ है। यानी भारत के जो सभी राज्य हैं ना, वो मिल करके एक देश का निर्माण किया है जिसका नाम है भारत। तो भारत क्या है बाबू? राज्यों का एक ग्रुप है, यानी राज्यों का एक संघ है, जिसको क्या कहा गया है बाबू? भारत राज्यों का संघ कहा गया है। अब जैसे देखिए, भारत में 28 राज्य है। 28 राज्य मिल करके एक देश बना है जिसका नाम क्या हुआ? भारत हुआ। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो भारत क्या है वो? राज्यों का संघ है। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताइए, संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है जुड़े रहना। संघ का मतलब क्या होता है? जुड़े रहना। समझ में आया कि नहीं? ये कभी भी अलगाव की बात करवे नहीं करेगा। तो संघ मतलब होता है जुड़ जाना, यानी जुड़ जाना होता है। संघ का मतलब होता है जुड़ जाना। समझ में आया कि नहीं? तो भारत कैसा देश है? भारत राज्यों का संघ है। संघ की बात कर रहा है, यानी संघ है, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का एक समूह है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे देखिए, हम लोग बात करेंगे कि भारत में 28 राज्य है। जैसे देखिए, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ उसके बाद है राजस्थान है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है ना, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अलावे भी और भी राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावे भी राज्य है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अलावे भी राज्य है जिसका नाम क्या है? सिक्किम है। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड है ना, बहुत, यानी 2800 राज्य की बात करें तो 2800 राज्य मिल करके एक देश का निर्माण किया है जिसका नाम क्या हुआ? भारत। समझ में आया? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का समूह है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, और यही संघ मिलकर के एक भारत देश का निर्माण किया है जिसका नाम क्या हुआ? भारत। समझ में आया कि नहीं? तो भारत राज्यों का क्या है बाबू? यूनियन है। यूनियन का मतलब संघ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या भारत कि अगर राज्य चाहे कि हम भारत से अलग हो सकते हैं, तो क्या ये अलग हो जाएंगे क्या? तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत क्या है बाबू? भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी अलग नहीं होता है, इसी को कहते हैं हम लोग संघ। संघ का मतलब यूनियन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, भारत कैसा है बाबू? भारत राज्यों का एक समूह है। समूह का मतलब संघ है, जिसको हम लोग क्या कहे हैं? भारत राज्यों का संघ, है कि नहीं? और भारत से मान लीजिए कि भारत से अगर बिहार अलग होना चाहेगा,
तो कभी भी अलग हो सकता है नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ शब्दों में लिखा है अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का एक ग्रुप है, यानी समूह है, यानी संघ है। इसको कभी भी तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। चाहे वो दुनिया के कोई भी शक्ति आप ला लीजिए, ये राज्य को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। समझ में आए? अगर झारखंड चाहेगा तो भारत से अलग हो सकता है क्या? तो भारत से अलग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल भारत से अलग होना चाहेगा तो अलग हो सकता है क्या? नहीं। गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र नहीं। समझ में आए? कोई भी राज्य भारत से अलग हो ये नहीं सकता है। समझ में आए? इसलिए कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए, दो कंडीशंस है, एक को कहा गया है यूनियन और दूसरों को कहा गया है फेडरेशन। अब यूनियन किसको कहेंगे, फेडरेशन किसको कहेंगे, समझिएगा। देखिए, यूनियन यानी भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी अलग नहीं होगा, उसको कहेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जुट जाना, यानी जुटे रहना हो, समझिए। तो देखिए, इसको क्या कहेंगे, यूनियन, यानी भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी भी अलग नहीं होगा। चाहे वो कितना हो जान प्राण कितना हो निछावर कर देगा ना, वहाँ के नेता मंत्री लोग वहाँ के अगर चाह जाएंगे कि हम भारत से अलग हो जाए तो ये कभी भी अलग नहीं हो सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना ज़बरदस्त संविधान के जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है बात, सबसे पहले यही कहा गया है कि भारत क्या होगा, भारत राज्यों का ग्रुप होगा, यानी समूह होगा। इसको कभी भी तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो भारत कैसा है बाबू, यूनियन है। भारत कैसा है, यूनियन। यहाँ पर भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी भी अलग नहीं होता, इसको कहते हैं यूनियन। दूसरी बात करेंगे फेडरेशन के बारे में। देखिए, फेडरेशन का मतलब समझिए, भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी भी अलग हो सकता है, उसको कहेंगे फेडरेशन। समझ में आया कि नहीं? फेडरेशन किसको कहेंगे, भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी अलग नहीं होगा, उसको कहेंगे फेडरेशन। समझ में आया कि नहीं? फेडरेशन उसको कहेंगे, यानी टूट जाना फेडरेशन कहलाता है, जुट जाना संघ कहलाता है कि नहीं? टूट जाना फेडरेशन, जुट जाना संघ। समझ में आया कि नहीं? संघ का मतलब यूनियन, जुट जाना यूनियन, टूट जाना फेडरेशन। समझ में आया कि नहीं? तो भारत क्या है, यूनियन है कि फेडरेशन है? तो आप कहिएगा कि सर आप कैसा बात कर रहे हैं, भारत तो यूनियन है, भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन नहीं है, भारत राज्यों का समूह है। इसलिए इसको क्या कहा है, भारत राज्यों का संघ कहा है। समझ में आया? तो भारत क्या है, वो राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। क्या भारत राज्यों का फेडरेशन है क्या? तो कहिएगा कि सर भारत राज्यों का फेडरेशन नहीं है सर। क्यों? क्योंकि भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी नहीं अलग होता है, इसलिए इसको फेडरेशन नहीं कहेंगे। तो फेडरेशन का मतलब होता है टूट जाना। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, और यूनियन का मतलब होता है जुट जाना। तो भारत जुटा हुआ है कि टूटा हुआ है? तो आप कहिएगा भारत सर जुटा हुआ है, इसलिए भारत क्या है, राज्यों का यूनियन है। और मतलब कि अलग अलग देशों की बात करेंगे, अलग अलग देशों के, तो फेडरेशन किसको कहेंगे, यानी भारत का वैसा राज्य जो भारत से कभी भी अलग हो जाएगा, उसको फेडरेशन कहेंगे। तो क्या भारत राज्यों का फेडरेशन है क्या? तो नहीं सर, राज्यों का फेडरेशन है ही नहीं, ये राज्यों का यूनियन है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। फेडरेशन कौन कौन देश आते हैं, फेडरेशन में कौन कौन देश आते हैं? तो सोवियत संघ, यूएई और यूएसए, यानी देखिए अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात, ये 3 देश है जो फेडरेशन में आते हैं। अमेरिका का देखिए, अमेरिका जो देश है, जो अमेरिका से हम लोग का अच्छा संबंध अभी है, और रूस से भी हम लोग को अच्छा संबंध है, यूएई से भी अच्छा संबंध है। तो हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका राज्यों का क्या है, फेडरेशन है। जब चाहेगा अमेरिका के राज्य अगर अमेरिका से अलग हो जाना, अलग देश बना लेना, तो आराम से बना सकता है। इसलिए अमेरिका क्या है, राज्यों का फेडरेशन है। और अगर हम लोग सोवियत संघ की बात करें, सोवियत संघ माने रूस की बात करें, तो रूस भी क्या है बाबू, राज्यों का फेडरेशन है। यानी राज्यों को इसको यहाँ पर तोड़ा मड़ोड़ा जा सकता है। चाहेगा तो रूस से कई देश यहाँ पर अलग हो गया जो पहले सोवियत संघ का अंग था, है कि नहीं? जैसे हम लोग यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी किसका हिस्सा हुआ करता था? तो यूक्रेन भी रूस का हिस्सा हुआ करता था। उस समय सोवियत संघ इसको कहते थे। समझ में आया कि नहीं? बहुत ऐसा देश है, सोवियत संघ को कितने मतलब कितने देशों में भी वर्तमान में टूटा है? तो ये 15 देशों में टूटा। अगर यूनियन रहता तो ये कभी भी नहीं टूटता, लेकिन यूनियन है ही नहीं था, ये राज्यों का फेडरेशन है। इसलिए सोवियत संघ से 15 देश टूट गया यहाँ पर। इसलिए सोवियत संघ क्या है, राज्यों का फेडरेशन है। समझ में आया?
यूएसए भी क्या है, यानी अमेरिका भी क्या है, राज्यों का फेडरेशन है। इसको भी कभी भी अलग कर दीजिए, यानी राज्यों का फेडरेशन अमेरिका है और राज्यों का फेडरेशन सोवियत संघ भी है, जिसको हम लोग रूस कहते हैं, और राज्यों का फेडरेशन यूएई भी है। इसलिए कहा गया है ये 3 देश राज्यों का फेडरेशन है। समझ में आया कि नहीं? इसको कभी भी तोड़ा, इसका राज्य कभी भी अलग हो जाएगा देश से। अमेरिका के चाहेगा राज्य, मान लीजिए राज्य वाशिंगटन डीसी चाहेगा कि हम एक देश बनाएंगे, आराम से बना लेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार मान लीजिए कि जो रूस का है, जो रूस का मान लीजिए कि कोई शहर है और वो चाहेगा, मान लीजिए कोई स्टेट है और चाहेगा कि हम एक देश का निर्माण कर ले, तो आराम से कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका संविधान में साफ लिखा गया है कि रूस राज्यों का फेडरेशन, इसको तोड़ा जा सकता है। और अमेरिका के भी संविधान कहा है कि राज्यों का फेडरेशन है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। और यूएई के भी संविधान कहा गया कि राज्यों का फेडरेशन है, इसको भी कभी भी तोड़ दीजिए। यहाँ पर समझ में आया? तो राज्यों का यूनियन और राज्यों का फेडरेशन समझ गए। तो राज्यों का भारत यूनियन है कि फेडरेशन है? तो कहिएगा कि सर भारत यूनियन है, बाकी ये 3 देश फेडरेशन है, जिसमें अमेरिका, रूस और यूएई आता है। समझ में आया कि नहीं? अब आते हैं जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसे देखिए और भी तो देश हो सकते हैं जो राज्यों का फेडरेशन होते हैं। तो आप कहिएगा तो हाँ, यहाँ पर राज्यों का फेडरेशन आराम से हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो राज्यों का फेडरेशन और भी देश हो सकते हैं, लेकिन राज्यों का यूनियन लगभग में वैसा ही देश राज्यों का यूनियन होता है। जैसे भारत है ना, भारत के अलावे भी और भी देश है जो अलग नहीं हो सकता है अपने अपने देश से। समझ में आया? अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। जरा सोचिए कि संसद को, ये मतलब कि संसद को यानी इतना पावर दिया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में कि संसद चाहे तो विदेशी राज्यों को मिला लेगा। यानी जब इनको मन चाहेगा तो ये विदेशी राज्यों को मिला लेगा। क्या मतलब कि बरियरी भी मिला सकेगा? तो नहीं मिलाएगा, बरियरी नहीं बाबू, उनको मतलब मती से मिलाएगा, यानी उसका मत रहेगा तभी मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे तो संसद को इतना पावर दिया गया है कि आप विदेश में जो विदेश है और जो विदेश का राज है, जैसे हम लोग नेपाल की बात करें तो नेपाल का मान लीजिए कोई भी राज है, अगर चाहेगा कि हम भारत में मिल जाए तो आसानी से उसको मिला लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग अभी बात करेंगे जैसे भूटान की बात करें तो भूटान अगर चाहेगा कि हम भारत में मिल जाएं तो ससुरा हम लोग क्या करेंगे, आराम से हम लोग संसद क्या कर सकती है, भूटान के किसी भी एरिया को यानी भारत में मिला सकती है। यानी किसके मर्जी से? तो उनके मर्जी से, यानी भूटान चाहेगा कि भारत में हम मिल जाएं तो संसद मिला लेगी। समझ में आया कि नहीं? तो संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भारत की संविधान में, संविधान के जो मतलब अनुच्छेद 2 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि देखिए भारत के अनुच्छेद यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। यानी जो कोई भी देश अगर चाहेगा कि हम, कोई भी देश चाहेगा, मान लीजिए कि जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान भी कहेगा कि हम आप में मिलना चाहते हो तो मिला लेंगे वहाँ पर, है ना। उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है ना। जो कोई भी देश अगर हमारा पड़ोसी देश अगर कहता है कि हम भारत में मिल जाएंगे तो उसके कहने पर हमारा संसद यानी क्या कर सकता है, विदेशी राज्यों को आसानी से मिला सकता है और मिला देगा। उसके बाद कभी भी इसे अलग नहीं किया जा सकता। कहा है कि भारत किसी भी विदेशी राज्यों को मिला सकता है लेकिन ये तोड़ नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग क्या किए, भूटान को हम लोग क्या किए, भूटान को हम लोग मिला लिए और भूटान फिर कहेगा 2 महीना बाद कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, तो क्या इसको कर सकते हैं क्या? फिर तो हम लोग व्यवस्था कर देंगे, फिर हमारी जो आर्मी है ना ये भूटान के लोगों को मतलब कि व्यवस्था कर देगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहा है कि भारत संसद, अगर भारत की संसद चाहे तो विदेशी राज्यों को आपस में मिला सकती है। समझ में आया कि नहीं? ये हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 2 है यानी अनुच्छेद 2 है, ये कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को आसानी से मिला सकती है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जैसे हम लोग बात करेंगे कि सिक्किम एक पहले देश हुआ करता था। सिक्किम 1975 से पहले सिक्किम एक देश हुआ करता था। आज वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो सिक्किम भारत का एक क्या है, राज्य है। पहले क्या था,
1975 से पहले सिक्किम एक देश था। ये भारत के संसद ने क्या किया कि सिक्किम के मर्जी से, यानी वहाँ के लोगों के मर्जी से 16 मई 1975 को भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करते हुए क्या कहा कि संसद विदेशी राज्यों को आसानी से मिला सकती है। तो सिक्किम पहले 1975 से पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। जब इस पर चाइना का आक्रमण हुआ तो ये भागे चला आया किसके पास? भारत के पास। और सिक्किम बोला कि बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। किसको? यानी भारत को कहा कि बचा लीजिए। तो सिक्किम आया भागे चले किसके पास? तो भारत के पास है। और भारत यहाँ पर क्या किया कि इसको यहाँ पर मिला लिया। समझ में आया कि नहीं? जैसे ही मतलब कि आया भारत के पास तो इसको मिला लिया कौन? तो भारत मिला लिया। अब ये मिला लिया कब? तो 16 मई 1975 को भारत का अंग बना लिया सिक्किम को। यानी सिक्किम बन गया किसका अंग? यानी भारत का अंग बन गया। तो देखिए पहले सिक्किम क्या था? एक स्वतंत्र देश था, यानी स्वतंत्र देश था। जब इस पर चाइना का आक्रमण हुआ तो सिक्किम पर कब्जा किसका हो गया? यानी सिक्किम पर कब्जा भारत का हो गया। यानी क्या इसके मर्जी के खिलाफ हुआ था क्या? तो नहीं, इसके मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ था। इन्होंने ही कहा था कि हमको क्या कीजिए कि भारत में मिला लीजिए। यानी सिक्किम कहा था भारत के सरकारों को। तो भारत के संसद भवन विदेशी राज्यों को आपस में क्या कर ली? इसको मिला ली। कब? 16 मई 1975 को। तो सिक्किम किसका अंग बन गया? तो भारत का राज्य एक बन गया सिक्किम। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत के वर्तमान राज्यों की सीमा और उसका क्षेत्रफल आसानी से बदल सकता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 क्या कहता है, जरा सुनिएगा। संसद भारत के वर्तमान राज्यों की सीमा और उनके क्षेत्रफल को बदल सकता है। यानी देखिए जब हमारा संसद चाहेगी कि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, सपोजिंग में लीजिए उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश को हमारा संसद अगर चाहेगी, यानी हमारा संसद अगर चाहेगी कि हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट दें, तो ये आसानी से हमारा संसद बांट सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, जनसंख्या भी यहाँ बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रफल तो है ये, इसकी वर्तमान सीमा को भी निर्धारित कौन कर देगा? तो हमारा संसद कर लेगा, है कि नहीं? तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद भारत के वर्तमान राज्यों की जो सीमा है, क्षेत्रफल है ना, यानी राज्य की सीमा है, क्षेत्रफल है, इसको आसानी से बदल कौन सकता है? तो हमारा संसद। क्या उस राज्य के कहने पर बदलेगा क्या? तो नहीं। अगर लग जाएगा संसद को, यानी लग जाएगा संसद को कि नहीं वो बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर क्या है बाबू, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या कर देना, उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, उसको अलग कर देना है। तो संसद को जब लगता है कि हमको अलग कर देना है तो इसको आसानी से अलग कर देगा। कौन? संसद। तो देखिए संसद भारत के वर्तमान राज्यों की सीमा और क्षेत्रफलों को बदल सकता है बिना उस राज्य से पूछे हुए। उस राज्य से सब संसद कभी भी अनुमति नहीं लेगा। बिना पूछे मतलब कि क्या करेगा कि संसद उस राज्य को तोड़ सकता है। क्या तोड़ करके भारत से अलग कर देगा क्या? तो नहीं, भारत से ये कभी अलग नहीं करेगा। भारत से ये अलग नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसको राज्यों से अलग कर सकता है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसका, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश को मान लीजिए 2 खंड में बांट सकता है। एक बनारस राज्य बांट देगा और एक उत्तर प्रदेश राज्य बांट देगा। तो ये दोनों राज्य हो गए, एक बनारस राज्य, एक उत्तर प्रदेश राज्य। पहले बनारस में उत्तरी प्रदेश में बनारस आता था, लेकिन अब बताइए अब बनारस एक अलग राज्य हो गया और उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य हो गया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को हम लोग 2 भागों में 3 भागों में अगर संसद चाहेगी तो इसको आसानी से बिना पूछे, यानी बिना उस राज्य से पूछे आसानी से उसको अलग कर सकती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद राज्य के वर्तमान राज्यों की सीमा और उसके क्षेत्रफल को बदल सकता है बिना उस राज्य को पूछे हुए। जैसे मान लीजिए कि बिहार को तोड़ना चाहेगा,
मान लीजिए बिहार को तोड़ना चाहेगा, जैसे झारखंड और बिहार दोनों एक ही था, तो अगर मान लीजिए कि बिहार को तोड़ना चाहेगा तो क्या मतलब कि यहाँ पर केंद्र सरकार मतलब संसद क्या अनुमति मांग सकती है? क्या अनुमति मांगेगी वहाँ पर बिहार से कि हम आपको तोड़ने जा रहे हैं, आप तोड़ने दीजिएगा कि नहीं? ऐसे कैसे कहेगा जी? कभी भी अनुमति नहीं मांगेगा। जब संसद को लग गया कि नहीं, उस राज्य को चलाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इनको तोड़ना बड़ी जरूरी है, तो आसानी से तोड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो बिहार को आराम से तोड़ सकता है, बिना बिहार से पूछे उस राज्य को आसानी से कौन तोड़ सकता है? तो संसद तोड़ सकता है। यानी उसकी सीमा को भी निर्धारित कर देगा, उसके मतलब कि उसके जनसंख्या को भी निर्धारित कर देगा, सब तरह से उसको तोड़ मरोड़ के अलग कर सकता है। जैसे हम लोग बात करें झारखंड और बिहार 2000 ईस्वी में क्या हुआ? यानी बिहार से अलग हो गया। अलग हुआ कि नहीं हुआ? झारखंड एक अलग राज्य बन गया और बिहार एक अलग राज्य बन गया। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए, हमारी संसद चाहेगी उस राज्य को तोड़ने के लिए तो आसानी से तोड़ेगी, वहाँ पर कोई भी राज्य टू नहीं करेगा जिसको तोड़ रहे हैं वहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो संसद के बिना उस राज्य की अनुमति संसद उस राज्य को तोड़ सकता है। जैसे बिहार और झारखंड बट गया, दोनों बट गया कि नहीं बट गया? तो देखिए, झारखंड एक अलग राज्य बन गया और बिहार एक अलग राज्य। पहले क्या था? झारखंड और बिहार दोनों बिहार का ही अंग हुआ करता था। झारखंड किसका अंग हुआ करता था? बिहार का। केंद्र सरकार को लगा, यानी संसद को लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा राज्य है, इसको अच्छा से विकास नहीं हो रहा है, इसको तोड़ना जरूरी है, तो बिहार और झारखंड में इसको क्या किया गया? तोड़ दिया गया। समझ में आया कि नहीं? बिहार और झारखंड में इसको क्या किया गया? तोड़ दिया गया। तो एक राज्य बना बिहार और दूसरा राज्य बना झारखंड। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को भी तोड़ा गया। किससे? छत्तीसगढ़ को भी तोड़ा गया। यहाँ पर किसी बिहार से तो तोड़ा गया था, झारखंड उस समय झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही एक ही था, उस समय तोड़ दिया गया इसको भी, और इसको भी अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद तेलंगाना भी, हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद उस समय तेलंगाना का अंग हुआ करता था। यानी आंध्र प्रदेश जो था, तो आंध्र प्रदेश एक राज्य बन गया, और तेलंगाना भी एक क्या बन गया? राज्य बन गया। तो देखिए, तेलंगाना जिस तरह से एक राज्य बना, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश भी एक राज्य बन गया। समझ में आया? तो जब यहाँ पर संसद को लग गया कि राज्य को तोड़ना जरूरी है, तो यहाँ पर बिना उस राज्य को पूछे हुए केंद्र सरकार या संसद तोड़ सकती है। तो देखिए, यहाँ भी तोड़ दिया। तो देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तोड़ मरोड़ करके कर दिया। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? अभी हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को भी देखिए, एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, हमें तोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर तोड़ ताड़ के क्या कर दिए? यानी तोड़ ताड़ के इनको एकदम बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? तो देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरह से टूटा, जिस तरह से झारखंड टूटा, जिस तरह से तेलंगाना टूटा, उसी तरह से जम्मू कश्मीर को भी कौन तोड़ दिया? केंद्र सरकार तोड़ दिया, यानी संसद तोड़ दिया, और कोई भी चाव चू नहीं कहा। क्या बिहार को तोड़ रहा था तो बिहार के लोगों ने कुछ बोला? नहीं बोला। बिहार के जो नेता मंत्री बड़े बड़े थे, क्या कुछ बोला? नहीं बोला। तो नहीं बोलते हैं, इस कंडीशंस में कभी भी नहीं बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहा जाता है कि जब कोई राज्य को अगर केंद्र सरकार यानी संसद अगर तोड़ना चाहेगा तो बिना उस राज्य को कहे हुए आसानी से तोड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो ये राज्य की बिना अनुमति को तोड़ सकता है। उसके बाद करें कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर है। जरा सुनिएगा इस वाक्य को गौर से। कहा है अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन, यानी जो अनुच्छेद 2 में और जो अनुच्छेद 3 में जो संशोधन हुआ है वो अनुच्छेद 368 के बाहर है। इसलिए राष्ट्रपति कभी भी इसको हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जरा सोचिए, अगर मान लीजिए कि जब यानी अनुच्छेद में क्या कहा गया है? 2 में संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, तो कभी भी राष्ट्रपति ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों मिला रहे हैं,
क्योंकि राष्ट्रपति को बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसको रखा गया है, ये 368 की क्या है, बाहर है। 368 अनुच्छेदों तक राष्ट्रपति बोल सकते हैं, यानी 368 अनुच्छेद तक अगर ये कानून निहित रहता तो राष्ट्रपति यहाँ बोल सकते थे। लेकिन ये 2 में कही गई बातें कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, तो ये अनुच्छेद 2 में कही गई बातें अनुच्छेद 368 के बाहर है। इसलिए राष्ट्रपति कभी भी अनुच्छेद नहीं, मतलब कि हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यानी जब संसद को लग गया कि हम विदेशी राज्यों को भारत में मिला रहे हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ पर अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये चाँव चौ कुछ नहीं बोलेंगे, जो मतलब कि लग गया संसद को वो करेगा, तो राष्ट्रपति यहाँ पर कोई बोलचाल नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अनुच्छेद 3 में है कि देखिए, संसद भारत के वर्तमान राज्यों की सीमा और उसके क्षेत्रफल को बदलेगा। तो जब संसद अगर किसी राज्यों की सीमा और क्षेत्रफलों को अगर बदल रहा है, तभी भी राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 368 के ये बाहर है, यानी अनुच्छेद 368 के बाहर है। इसलिए अनुच्छेद 3 में कही गई बात, अनुच्छेद 2 में कही गई बात पर राष्ट्रपति कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अगर जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो हमारे संसद कर रहा है, उस पर राष्ट्रपति यहाँ पर कोई भी बोलचाल नहीं करेंगे, चुपचाप यहाँ पर संसद भवन में चुपचाप बैठे रहेंगे, यानी राष्ट्रपति भवन में बैठे रहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो राष्ट्रपति यहाँ पर अनुच्छेद 2 में कही गई बातें और अनुच्छेद 3 में कही गई बातें, ये कभी भी इस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 2 में कही गई बातें और अनुच्छेद 3 में कही गई बातें पर क्या राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंगे? नहीं करेंगे। अरे कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश में और भी मतलब कि हमारा देश का अंग बन जाए। जैसे हम लोग तो चाहते हैं कि भूटान भारत का हिस्सा बन जाए, नेपाल भारत का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए, है कि नहीं? श्रीलंका भारत का हिस्सा बन जाए, इधर में बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन जाए, यानी अखंड भारत का जो सपना देख रहे थे, अभी इस सब देश कह देना कि हम भारत का अंग बनेंगे। हम लोग ससुरा खुशी से, हम लोग का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि भारत और बड़ा हो जाए, कि हमारे देश से दुनिया डरे। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? ये सब जितना देश हो जाएगा भारत में, अलग भारत के अगर साथ होना चाहेगा तो संसद अगर चाहेगा तो इस पर राष्ट्रपति को तो और खुशी होना चाहिए, और भारत के लोग को तो भी और खुशी होना चाहिए कि विदेशी देशों को हम लोग भारत का के हिस्सा बना रहे, भारत इतना बड़ा देश कहलाएगा। एक बार ससुरा कोई भी देश, विदेशी देश अगर भारत में मिल जाता है ना, तो कितना हूँ पसीना छोड़ा लेगा ना, वो कभी भी अलग नहीं होता है। समझ में? कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? वो भारत राज्यों का यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है। मिल जाने के बाद कितना हूँ पसीना बहा लीजिएगा ना, भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, अनुच्छेद जो 2 में कहा गया है और जो अनुच्छेद 3 में कहा गया, क्या राष्ट्रपति इस पर हस्तक्षेप करेंगे? क्या कुछ बोलेंगे? इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। संसद चाहेगी तो कुछ भी करेगी। तो अनुच्छेद यहाँ पर समझ गए। अब हम लोग 4 अनुच्छेद तो समझ गए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग समझते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में जो स्थितियाँ थी, इसके बारे में समझिए। देखिए, जब भारत देश एक स्वतंत्र देश बना, उस समय भारत 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। कितने टुकड़ों में बाबू? यानी 552 रियासतों में बटा हुआ था। यानी 552 राज्य पहले भारत के हुआ करते थे, जहां पर अलग अलग राजा शासन किया करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, स्वतंत्र जब भारत हुआ, यानी देखिए, जब गांधी जी की लड़ाई जब सफल हुई, यानी जब गांधी जी और भारत के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर जब भारत की आज़ादी प्राप्त किया, यानी भारत एक स्वतंत्र देश बना, उस समय भारत कितने रियासत में बटा हुआ था? तो भारत बाबू 552 रियासत में बटा हुआ था। कितने रियासत में? तो 552 रियासत में, यानी 552 राज्य उस समय थे और यहाँ के अलग अलग राजा थे। समझ में आया? यानी 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने क्या किया कि ये जो 552 है, जो 552 रियासत है, उस समय स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। जब हम लोग स्वतंत्र देश बन गए, यानी भारत एक स्वतंत्र देश बन गया,
तो उस समय भारत के कितने राज्य थे? तो भारत के 552 राज्य थे, यानी रियासत कह सकते हैं इसको, जहाँ पर अलग अलग राजा का वर्चस्व रहता था। उसके बाद 552 टुकड़ों में जैसे ही भारत को बांट रखा था अंग्रेजों ने, और भी मतलब हमारे राजाओं ने इस अलग अलग विभेद के तहत से, या इनको मति नहीं था, तो 552 रियासत में बटा हुआ था। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब इसको स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता मिली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सहयोगी जो बीपी मेनन थे, इनको लग गया कि नहीं 552 टुकड़ों में है, इसको अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो भारत को चलाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके सहयोगी बीपी मेनन ने क्या किया कि 552 रियासतों को यानी एकजुटता करने के लिए इन्होंने दिन रात, मतलब कि दिन रात मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे। और पसीना बहाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के सहयोग से 552 रियासतों को क्या हुआ कि मिलाने की कोशिश हुआ, जिसमें से 549 रियासत मिल गया भारत में। यानी देखिए 500 कितना बाबू, 549 रियासत भारत में मिल गया। कितना बाबू, 549 रियासत। कहा कि नहीं, हम अलग अलग एक रियासत नहीं रहेंगे, हम भारत का एक अंग रहेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सहयोगी थे बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन बेचारा ठान लिया। क्या ठान लिया भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी बीपी मेनन थे, इन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा रियासत अगर रहेगा तो इसको चलाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इतनी ढंग से, इतनी शैली से वहाँ के रियासत के राजाओं से इतना मतलब बेहतरीन तरीक़ा से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन बात किए कि वहाँ के राजा रजवाड़े खुश हो गए। और उन्होंने, राजा रजवाड़े ने कह दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और बीपी मेनन को कह दिया कि हम मिलने के लिए तैयार है भारत में। उस समय भारत में 549 जो रियासत था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हंस करके इसको मिला लिया। हंस करके 549 रियासत को एकदम हंस करके मिला लिए बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन भारत के जो 3 अन्य मतलब की जो रियासत थे, जिसको हम लोग राज्य कहते हैं, 3 राज्य मतलब कि नहीं मिलना चाहता था। किस में? भारत में। देखिए 549 राज्य सरलता पूर्वक मतलब भारत में क्या हो गया, माने भारत के अंग बन गया। यानी भारत में अंग का मतलब हो गया कि मिल गया भारत में, समझ में, एकजुट हो गया। यानी यहाँ पर 549 को, लेकिन 3 रियासत आसानी से भारत में नहीं मिलना चाहते थे। वो कौन कौन थे? तो पहला जूनागढ़ था जो गुजरात में पड़ता है, और दूसरा यहाँ पर बात करें तो दूसरा बाबू हैदराबाद है। दूसरा कौन है? हैदराबाद है। और भी मतलब अलग अलग है। तो देखिए जूनागढ़ सब बाबू, देखिए सब मतलब रियासत मिल गया भारत में हंस करके। लेकिन जो जूनागढ़ जो गुजरात में स्थित है, ये जूनागढ़ ससुरा भारत में नहीं मिलना चाहता था। ये क्या कहता था जनी सुनिए, छोटी जाके जूनागढ़ एकदम छोटी जाके, और ये कहता था कि हम एक अलग देश बनाएंगे। जरा सोचिए कि सागरों से भारत है और समुद्रवा के तट पर होकर के जूनागढ़ कहता था कि हम एक पाकिस्तान देश का गठन करेंगे। जरा सोचिए कि ससुरा सब यहाँ इंडिया कहला रहा है, और तू तनिसु भारत के एकदम बिंदु ऐसा चिपक करके कहेगा कि हम पाकिस्तान कहलाएंगे, देश पाकिस्तान कहलाएंगे। ससुरा तोरा कूच कांच के रद्द कर देंगे यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो ये जूनागढ़ पहले क्या करता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार गए, कहाँ पर, यानी कई बार गए जूनागढ़ को एकदम दनाने के लिए। कई बार बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि देख जूनागढ़, चुपचाप यहाँ पर मान जो और भारत का अंग बन जो। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एकजुट करने लगा जूनागढ़ के जो यहाँ के रियासत है कि नहीं, यहाँ के मुस्लिम रियासत थे। ससुरा मुसलमान लोग ऐंठ गया किस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहने लगा कि ससुरा न मिलेंगे तो क्या कर लेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का बात नहीं माना। कौन? ये जूनागढ़। और जूनागढ़ ने जब नहीं माना तो यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को बहुत ज़्यादा खीस भर रहा था, बहुत ज़्यादा। करा तो ससुरा सब 549 को रियासत मिल गया, तोरा मिले में कहा जा रहा है, तोरा चलते सब यहाँ पर बढ़ जाएगा, तू मिल जो आसानी से। तो जानते हैं जूनागढ़ नहीं मिलना। और इस ससुरा यहाँ के मुसलमान जितने थे ना जूनागढ़ के,
यही ससुरा जूनागढ़ के मुसलमान जो था, इन लोग का दिमाग ससुरा कहाँ रहता है समझ में नहीं आता है। मुसलमानों का दिमाग ससुरा, कोई सब मुसलमान वैसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई कोई मुसलमान का ससुरा दिमागे नहीं रहता है। सब कहलाएगा इंडिया, और एक जो गुजरात का छोटा सा टिकुली टाइप के एक छोटा सा एक राज्य है जिसका नाम हुआ जूनागढ़, ये ससुरा कहता था कि हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा पाकिस्तान। ससुरा उधरो पाकिस्तान और इंडिया के छोटा सा टिकुली टाइप के रहेगा, इनको कहलाएगा पाकिस्तान। कितना बेकार इंडिया के सामने था ये चैलेंज। ससुरा क्या किए कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बीपी मेनन थे, कहे कि तू नहीं मानेगा, नहीं। तो जूनागढ़ के लोगों से इतना प्रेम पूर्वक बात किए, कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना प्रेम पूर्वक, इतना प्रेम से मीठी मीठी बातें की, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करने के बाद इन्होंने कहा कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप जूनागढ़ में आप लोग को, जैसे मान लीजिए जूनागढ़ के लोग हैं और जूनागढ़ के लोग का एक राजा है, तो मुस्लिम राजा तो है, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को यहाँ मिलाने का काम किया, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। और कहा ना कि देखिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस राजा के पैरों के नीचे रहेगा, पैरों के नीचे रहिएगा। एक काम कीजिए, आप अगर इंडिया के लोग बन जाइएगा ना, इंडिया बन जाइएगा, यानी भारत के लोग बन जाइएगा, तो इंडिया आपको बहुत प्रेम मोहब्बत करेगा, बहुत प्रेम करेगा। यहाँ पर जूनागढ़ के जो मतलब जो राजा है ना, ये आपको उतना मान आदर नहीं करेगा, उतना आपको देख रेख नहीं करेगा जितना भारत कर सकता है। तो यहाँ के लोगों से मीठी मीठी बातें करके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको दम क्या करिए, एकदम मतलब मीठी मीठी बात करके यहाँ के लोगों को खुश कर लिए। और ये बात जूनागढ़ के जो नवाब था, यहाँ पर इसको पता नहीं था, समझ में आया। अब जूनागढ़ के जो नवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है कि देखिए ऐसे हम नहीं मानेंगे, आप भारत के अंग बनिएगा कि नहीं बनिएगा। ये कहा कि नहीं बनेंगे। भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन थे, कहा कि अब यहाँ पर जनमत संग्रह कराइए, यानी जनता से पूछिए कि क्या ये जूनागढ़ यानी पाकिस्तान में रहना पसंद करेगा कि ये हिंदुस्तान में रहना पसंद करेगा। चुनाव कराइए, जनमत संग्रह कराइए। जनमत संग्रह माने जनताओं से आप पूछिए कि जूनागढ़ में मतलब कि ये पाकिस्तान का अंग बनना चाहेगा कि ये हिंदुस्तान का अंग बनना चाहेगा। तो जूनागढ़ के लोगों ने वोटिंग बढ़ चढ़ के इंडिया के मतलब कि फेवर में किया। उस समय से जनमत संग्रह द्वारा यानी जनताओं से पूछ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यानी गुजरात का एक मतलब कि स्थान है जिसका नाम है जूनागढ़, जूनागढ़ को मिला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और कौन, तो उनके सहयोगी बीपी मेनन। जूनागढ़ मिल गया, बच गया दूगो और, तो एगो है हैदराबाद। हैदराबाद में भी मुस्लिम का ज़्यादा वर्चस्व था, समझ में आया कि नहीं। मुसलमान यहाँ बढ़ चढ़ के थे और मुसलमान भी यहाँ पर कहते थे ना कि हम अलग एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान। जरा सोचिए कि सगरों से हिंदुस्तान रहेगा और बीचवा में छोटा सा एक पाकिस्तान रहेगा जिसका नाम है हैदराबाद। ससुरा कितना खराब लगेगा। ससुरा ये कितनों भी यहाँ के नवाब को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन समझाने का कोशिश किए, ससुरा ये नहीं माना, नहीं माना। यहाँ पर नहीं माना तो कहा कि देख तू देखो हम प्रेम से प्रेम मोहब्बत की बात करके यहाँ पर तोरा यहाँ समझा रहे हैं हैदराबाद, तू एक देश का मांग कर रहा है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ये होने देंगे ससुर, कहीं नहीं होने देंगे। तो जानते हैं इसको प्रेम मोहब्बत से पहले समझाएं कि पहले मान जाओ। यहाँ पर ये नहीं माना हैदराबाद। जब नहीं माना तो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और बीपी मेनन थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप क्या किया, ऑपरेशन पोलो नाम करके एक ऑपरेशन चलाया। यानी पुलिस के वर्दी में सेनाओं को भेजा और ससुरा हैदराबाद के जितना भी नवाब थे, निजाम थे और वहाँ के लोग थे ना, ससुरा सब एकजुट था। सेना के वर्दी में गए, वहाँ पर ऑपरेशन पोलो नाम करके एक ऑपरेशन किया, एक यानी ऑपरेशन में भाग लिया जिसका नाम हुआ पोलो। पोलो ऑपरेशन के तहत ससुरा हमारा जो भारतीय सेना थी ना, ससुरा इतना हैदराबाद लोगों के मार मारी ना, इतना मार मारी, कहा ससुरा तू देखो प्रेम मोहब्बत के बाद तोरा समझे में नहीं आता है हैदराबाद, तो तू हमारा सेना के बात समझेगा, हमारा सेना का जो कार्रवाई है उससे समझेगा। ससुरा भारत के जो सेना था ना, इतना बेदर्दी मार मारी ना कि यहाँ के नवाब और निजाम का हालत बिगड़ गया। और हाथ जोड़ करके आया किसके पास,
तो आया सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, कहा हजूर अब हमको मिला लीजिए। कहा क्या हुआ, हमने तो तुमको प्यार से समझाया था कि आओ भारत का अंग बन जाओ, ससुरा तू बना नहीं, यहाँ पर तू चाहता था कि बीच में रह कर के पाकिस्तान एक देश बने, ये होने देंगे कभी? तो कहा हजूर अब हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान देश बने। समझ में? हाथ जोड़ने लगा कौन? हैदराबाद। और यहाँ के नवाब ने कह दिया कि हम भारत का अंग बनेंगे। तो देखिए सेना के भर्ती में भेजा पुलिस को और व्यवस्था करवा दिया किसको? हैदराबाद को। दोबारा बेचारा ये पाकिस्तान का नामो नहीं लिया। समझ में आया कि नहीं है? तो कहा कि जो प्रेम का बात समझता है उसको प्रेम का बात समझाएंगे, और जो लात का बात समझता है उसको लात का बात समझाएंगे यहाँ पर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमको प्रेम मोहब्बत और लात घूसा का दोनों मतलब बात आती है। जो प्रेम मोहब्बत से मान गया उसको प्रेम मोहब्बत से मना लेंगे, और जिसको प्रेम मोहब्बत से बात नहीं समझ में आती है, लात जूता समझ में आती है, उसको लात जूता भी समझा देंगे यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? तो इन्होंने बहुत मार मरवाया किसको? यानी हैदराबाद के लोगों को इतना मार मरवा दिया ना कि हैदराबाद के जो निजाम थे और वहाँ के नवाब थे हजूर हजूर करते गोड़ छू करके कहाँ पर आए? यहाँ पर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल और सहयोगी बीपी मेनन। कहा हजूर हमको मिला लीजिए भारत में, हम नहीं रहना चाहते हैं किसका अंग, यानी हम पाकिस्तान का अंग, पाकिस्तान देश नहीं बनना चाहते हैं। मिलवा लिया इसको पोलो ऑपरेशन के तहत यहाँ पर, और मिलवाने के बाद यहाँ पर क्या हो गया बाबू, यानी भारत यानी 551 रियासत में मिल गया। समझ में? 500 रियासत यानी एकजुटता कर लिए सबको। और एक और था आंध्र प्रदेश, भाषीय आधार पर अलग होने का मांग करता था। समझ में आया कि नहीं? इसकी भी चर्चा आगे वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये समझिए कि देखिए 2 राज्यों को मिलाया, पहला का नाम जूनागढ़ और दूसरा का हैदराबाद। ये दोनों चाव चू करने वाला, ये दोनों मुस्लिम था। समझ में? दोनों मुस्लिम रियासत था, ये मिलने के लिए नामे नहीं लेता था। तो ये तो प्यार मोहब्बत के जनता से मान गया था, ये जनता के मतलब वोटिंग से मान गया था, ये आराम से ये यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन हैदराबाद नहीं माना, यहाँ पर से लात भूसा पूरा चला तो मान गया यहाँ पर हैदराबाद, तो इसको भी भारत का अंग बना लिए। जब भारत 552 रियासत में बटा, इसको सब एकजुटता कर लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके सहयोगी बीपी मेनन कहा कि देखिए भारत को इतना बड़ा राज्य बनाने में कोई भी फायदा नहीं है, एक काम कीजिए कि इसको क्या कीजिए कि तुरंत ही इसको यानी इसको 4 भागों में बांट दीजिए। तो भारत के जो 552 टुकड़ा था ना जो उस समय, उसको क्या किए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन यानी इस 4 राज्यों में इसको बांट दिए, यानी 4 राज्यों में बांट दिए इसको। इसका नाम ABCD नाम हुआ, यानी भारत को 4 हिस्सा में बांट दिए। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहे कि ABC। अब आते हैं, अगर हमको मान लीजिए कि जाना है, मान लीजिए हमको जाना है पंजाब, तब पंजाब का ऊपरी हिस्सा A में आता है, तो हम कहेंगे, कोई पूछेगा हमसे कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे A। से थोड़ा कन्फ्यूज जाइए कि ए में कहाँ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए कोई और आदमी था जाना चाहता है उड़ीसा, उसको मान लीजिए कि डी में बांट दिया होता, तो कहता है कि कहाँ जा रहा है, तो डी। ससुरा समझ में नहीं आता कि उड़ीसा जा रहा है कि कटक जा रहा है कि यहाँ पर और भी कहीं जा रहा है, आंध्र प्रदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश जा रहा है, समझ में नहीं आता। इसलिए भारत के जो 4 रियासत बांटे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन धीरे धीरे भाषीय आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन करने का मांग उठा, और फिर भाषा के आधार पर सभी राज्यों का गठन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 10 तक की बात करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।